स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने जो लेक्चर लोकोमोशन मूवमेंट का जो लेक्चर 5 था उसमें मैंने आपको मायोफाइब्रिल के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। मैंने उसमें आपको डार्क बैंड के बारे में, लाइट बैंड के बारे में, सार्कोमियर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था मैंने। अब यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मायोफाइब्रिल का एक पार्ट, एक सार्कोमियर मैंने आपके सामने रखा है। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे ये जो यहाँ ये एक जेड लाइन और ये एक जेड लाइन, तो ये दो जेड लाइंस हो गए और इनके बीच का जो ये पार्ट हो गया एक सार्कोमियर है। ये एक सार्कोमियर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक सार्कोमियर कौन कौन से पार्ट को रखता है, तो आप याद देखिए मैंने लिख रखा है एक सार्कोमियर में वन कंप्लीट डार्क बैंड और लाइट बैंड के दो हाफ्स हैं। फिगर में आप नोटिस करिए कहाँ पे हैं वो। तो जैसे ये आप जो पोर्शन देखें, ये जेड लाइन हो गया, ये थिन फिलामेंट्स नोटिस कर रहे हैं आप। तो ये जो पोर्शन है 1/2 ऑफ लाइट बैंड ये वाला हो गया, और अनदर 1/2 ऑफ लाइट बैंड इस सार्कोमियर के दूसरे एंड पे दिखेगा आपको, और दोनों हाफ जो लाइट बैंड के हैं इसके बीच में ये आपको एक कंप्लीट डार्क बैंड दिख रहा है। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने सार्कोमियर का लेंथ, एक सार्कोमियर का लेंथ 2.5 माइक्रोमीटर होता है। बाय स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन पार्ट्स हो गए, तो आप एक बार फिर से वन कंप्लीट डार्क बैंड एंड 2 हाफ्स ऑफ लाइट बैंड। सार्कोमियर के सेंटर में आपको एक डार्क बैंड दिखेगा और इसके दोनों एंड पे जो ये पोर्शंस हैं यहाँ पे लाइट बैंड के हाफ्स दिखेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डार्क बैंड है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, उसके सेंट्रल पोर्शन को एच जोन कहते हैं और उसमें सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं। उस डार्क बैंड के आउटर रीजन को, जो उनका आउटर रीजन है डार्क बैंड, वहाँ पे थिन और थिक दोनों फिलामेंट्स होते हैं, उसे हम ओवरलैपिंग बैंड कहते हैं, जिसे मैंने ओ से यहाँ पे सिंबलाइज किया है। तो सार्कोमियर में ये हो गया लाइट बैंड, हाफ ऑफ लाइट बैंड, उसके बाद ओ बैंड, फिर एच जोन, फिर ओ बैंड एंड अनदर 1/2 ऑफ लाइट बैंड। इसमें से आप याद देखिए OHO ये डार्क बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोर्शन डार्क बैंड हो गया। फिर मैंने बताया था भाई एम लाइन को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, तो मैं जब डिटेल एक्सप्लेन करूंगा थिक फिलामेंट्स को, वहां पे जो थिक फिलामेंट का डिटेल स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम लोग, तो वहां पे एम लाइन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप नोटिस करके रखिए एम लाइन जो होता है वो एच जोन के बिल्कुल बीचों बीच विजुअलाइज होता है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थिन फिलामेंट है, मैंने इसकी थिकनेस लिख रखी है 9 नैनोमीटर है, और इसका जो लेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर लिखा है मैंने। थिक फिलामेंट जो है इसकी थिकनेस 15 नैनोमीटर है और इसका जो लेंथ है वो 1.6 माइक्रोमीटर है। तो आप याद देखिए मैंने सार्कोमियर का साइज जो 2.5 माइक्रोमीटर बताया था, चूंकि उसमें याद देखिए दो हाफ है लाइट बैंड के, लाइट बैंड का साइज क्या होगा, जो थिन फिलामेंट्स का लेंथ होगा। थिन फिलामेंट का लेंथ कितना होता है 1 माइक्रोमीटर, तो एक लाइट बैंड का लेंथ साइज कितना होगा 1 माइक्रोमीटर, तो उसके हाफ का कितना होगा साइज 0.5 माइक्रोमीटर। तो चूंकि सार्कोमियर में दो हाफ हैं लाइट बैंड के, तो एक हाफ का कितना साइज लाइट बैंड का बताया मैंने 0.5 माइक्रोमीटर, तो दो हाफ ऑफ लाइट बैंड मिलकर के वन कंप्लीट लाइट बैंड के इक्विवेलेंट आएंगे और उसका लेंथ हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। फिर मैंने बताया भाई थिक फिलामेंट का कितना लेंथ, तो 1.6 माइक्रोमीटर। तो डार्क बैंड का कितना साइज होगा, जो थिक फिलामेंट का लेंथ होगा, तो थिक फिलामेंट का लेंथ है 1.6 माइक्रोमीटर। तो फिर इसका जो थिक फिलामेंट का जब 1.6 माइक्रोमीटर लेंथ होगा, तो डार्क बैंड का वही साइज होगा जो थिक का है, तो डार्क बैंड का क्या हो गया 1.6 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे सार्कोमियर का आप जोड़ करके कैसे निकालेंगे, तो दो हाफ लाइट बैंड का 1 माइक्रोमीटर, वन कंप्लीट डार्क बैंड जो हो गया वो 1.6 माइक्रोमीटर, 2.6 आना चाहिए। तो मैंने कहा तो आप कहेंगे भाई आपने तो 2.5 माइक्रोमीटर बताया, तो ये जो ओवरलैपिंग बैंड जो है ना, थिन और थिक जो थोड़ा ओवरलैप करते हैं, उसमें कुछ पोर्शन ऑक्युपाइज होते हैं। तो सार्कोमियर
2.5 माइक्रोमीटर, वन कंप्लीट डार्क बैंड जो 1.6 माइक्रोमीटर का होगा, एंड 2 हाफ्स ऑफ लाइट बैंड जो 1 माइक्रोमीटर का होगा। ओवरलैपिंग ऑफ थिन और थिक के वजह से कुछ रिड्यूस होगा, और इस तरह से सार्कोमियर का जो कंप्लीट साइज आएगा वो 2.5 माइक्रोमीटर। अब हम लोग यहाँ पे थिन फिलामेंट्स पे आगे बढ़ते हैं। थिन फिलामेंट्स में 3 प्रोटीन्स नोटिस करिए। थिन फिलामेंट्स में 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक्टिन से थिन फिलामेंट बना होता है, और साथ में ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट में पाए जाते हैं, जो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के रेगुलेशन के लिए हैं। तो एक्टिन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया थिन का, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन थिन में पाए जाने वाले रेगुलेटरी प्रोटीन्स हो गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन कौन है, तो आपका आंसर होगा थिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। कहाँ इनका लोकेशन है, तो ये थिन फिलामेंट्स में है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेगुलेटरी प्रोटीन मैंने ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को बताया, ये स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में है, और स्मूथ में थोड़ा एक डिफरेंस है, यहाँ पे याद रखेंगे। रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के साथ स्मूथ मसल में कामोड्यूलिन है, न कि ट्रोपोनिन है। आप उसे ऐसे स्पेल करेंगे, ये ट्रोपोनिन को रिप्लेस करता है स्मूथ मसल में एज रेगुलेटरी प्रोटीन। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो एक्टिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो 1 एक्टिन प्रोटीन जो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे नोटिस कीजिए। 1 एक्टिन प्रोटीन 2 फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है, F एक्टिन शॉर्ट में कहते हैं, एंड ईच F एक्टिन सेवरल G एक्टिन ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन से बना होता है। अब यहाँ पे फिगर्स नोटिस कीजिए, ये सब जो आप देख रहे हैं ये ग्लोब्यूलर एक्टिन्स हैं, और G एक्टिन शॉर्ट में, और ये जब पॉलीमराइज हो करके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएंगे तो उसे हम F एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन कहेंगे। और ऐसे 2 F एक्टिन एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में 1 एक्टिन प्रोटीन नोटिस किए जाते हैं। तो ये याद हो गया आपको। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि G एक्टिन जो आप देख रहे हैं फिगर में, इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं। आप जानते हैं मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट का प्रोटीन है, तो यानी G एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं, तो F एक्टिन में भी होगा। F एक्टिन में होगा तो एक्टिन प्रोटीन में होगा, एक्टिन में होगा तो थिन फिलामेंट्स में होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, थिन फिलामेंट्स में कौन से बाइंडिंग साइट्स हैं, तो अपने अपोजिट फिलामेंट से बाइंड करने के लिए उसके पास साइट्स हैं। अपोजिट फिलामेंट्स कौन हो गए, थिक फिलामेंट्स, उनका प्रोटीन कौन है, मायोसिन। तो फिर इसमें थिन फिलामेंट्स में मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं। ओके, अब याद रखिए मैंने कहा ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन आखिर रेगुलेट कैसे करेंगे वो तो स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप माइंड में नोटिस करिए कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के क्लोजर और एक्सपोजर को रेगुलेट करके इंटायर मस्कुलर फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मस्कुलर फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं बाय अल्टरनेट exposure and closure of myosin binding sites, and these sites are found in thin filaments। अब यहाँ से हम लोग आगे 1 by 1 स्टेप क्लियर करते चले जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस किस आयन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मेटल आयंस मसल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, उसमें आपके लिए क्वेश्चन रहते हैं। भाई ऑप्शंस रहते हैं सोडियम पोटेशियम, ऐसे मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आप ध्यान रखें सेट दिया रहता है सेवरल आयंस का। तो याद देखिए सोडियम पोटेशियम तो मस्कुलर और नर्वस फिजियोलॉजी में कॉमनली यूज्ड होने वाले आयंस हैं। पर्टिकुलरली मस्कुलर फिजियोलॉजी में पूछा जाए कि कौन से आयन का सिग्निफिकेंस है, तो आपका जवाब होना चाहिए मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। अब यहाँ से मैं आपको मैग्नीशियम का रोल बस थोड़ा टच कर दे रहा हूँ। आप याद रखिए थिन फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन्स अल्टीमेटली G एक्टिन्स के पॉलीमराइजेशन से एक्टिन प्रोटीन्स बनते हैं, यानी थिन फिलामेंट्स बनते हैं। और G एक्टिन्स का जो पॉलीमराइजेशन है एक्टिन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, वहीं पे मैग्नीशियम आयन का रोल है।
Magnesium ion is required for polymerization of G-actins and it is essential for formation of organization of actin protein. अब यहाँ से कैल्शियम का क्या रोल है? तो मैंने कहा कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमासिन ये अल्टरनेटली जो थिन फिलामेंट के मासिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनके क्लोजर और एक्सपोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम भी वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम एक्सपोजर क्लोजर ऑफ दिस साइट्स मासिन बाइंडिंग साइट्स, मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिन फिलामेंट्स, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा थिक फिलामेंट की ओर बढ़ते हैं। जो थिक फिलामेंट हैं वो मार्शियन प्रोटीन से बने होते हैं। थिक फिलामेंट एटलीस्ट 200 मार्शियन प्रोटीन से बने होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वन थिक फिलामेंट नॉट बाय ओनली वन मार्शियन प्रोटीन, एटलीस्ट 200 मार्शियन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ थिक फिलामेंट्स। तो थिक फिलामेंट मार्शियन प्रोटीन, अब ये जो मार्शियन प्रोटीन है यहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। वन मार्शियन प्रोटीन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से होता है, यानी ये जो प्रोटीन है हेक्सामेरिक प्रोटीन है, इसमें 6 पार्ट्स हैं। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो 2 चेन्स होते हैं वो हेवी चेन्स होते हैं और रिमेनिंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाइट चेन्स हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, एम लाइन जो होता है वो क्या है, और जो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मस्कुलर फिजियोलॉजी के स्टेप्स को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जो मसल फिजियोलॉजी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें ये थिक फिलामेंट नोटिस कर रहे हैं आप, ये थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट से ये जो एक्सटेंडेड पोर्शंस निकले हुए हैं जिन्हें क्रॉस आर्म कह रहे हैं हम लोग, तो ये थिक फिलामेंट्स के हिस्से हैं, मार्शियन प्रोटीन का पार्ट है ये। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में ये जो क्रॉस आर्म है ये थिन फिलामेंट से बाइंड करते हैं। इधर भी आप नोटिस कर सकते हैं, क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से बाइंड करेंगे, और ये जो एरिया है एच जोन का है ये वाला, और ये क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से अटैच्ड होने के बाद इसे थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स एच जोन पुल करते हैं। इससे जो 2 जेड लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब और चले आते हैं, सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो जाता है, और इसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से स्टेप क्लियर कर दूं, क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से बाइंड करते हैं, थिन फिलामेंट्स को क्रॉस आर्म एच जोन की ओर पुल करते हैं, इसका इफेक्ट जेड लाइंस पे पड़ता है, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होता है। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, पूछे जाते हैं कि एटीपी के रिस्पॉन्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं होगा, तो एटीपी का क्या रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कहाँ पे एग्जैक्टली वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैंने आपको कैल्शियम मैग्नीशियम का रोल एक्सप्लेन किया, उसके बाद तो हम अब एक बार फिर से हमें मार्शियन प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके मुझे एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा आपको कि ये जो मसल फिजियोलॉजी है, जिस तरह से सार्कोमियर नजदीक आते हैं तो ये कैसे हो पाता है। ओके।